मेरी माँ हर दिन मुझसे 1 किलो चने मंगवाती थीं और कहती थीं कि तुम्हारे पिताजी को बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर दिन दुकानदार से चने लाती थी। लेकिन मेरी माँ ने इसे कभी नहीं बनाया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन बैग में एक छेद था। मुझे लगा कि बैग में कुछ उछल रहा है। जैसे ही मैंने बैग खोला, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि बैग में मेरे पिताजी मेरी माँ से झगड़ा करके बाहर निकले थे और माँ भी गला फाड़ फाड़ कर उन पर चिल्ला रही थी। तब मैं बाहर लिविंग रूम में बैठकर बीए की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मेरा मन तुरंत पढ़ाई से विचलित हो गया था। पिताजी मुझे अपनी लड़ाई में घसीट लाए थे। हमेशा की तरह वो आज मुझे मनहूस कहकर चले गए थे। मैं इस बात पे थोड़ी नाराज़ हो गई थी। मैं सोच रही थी कि फिल्मों में तो दिखाया जाता है कि माँ बाप अपनी इकलौते बच्चे पर जान निछावर करते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही था। मेरे पापा जब भी मुझे मनहूस कहते थे तो मेरी माँ नाराज़ हो जाती थी और कहती थी, दुआ करो विद्या मर जाए, तुम्हारे जीवन से विद्या का सारा साया हट जाए। और मैं बाहर बैठकर रोती रहती और कहती, काश ऐसा हो जाए। मुझे ऐसी ज़िंदगी जीकर करना भी क्या था। एक दादी की कसर रह जाती। जैसे ही पिताजी घर से बाहर निकल जाते, वो अपने झगड़े का रुख माँ की तरफ कर देती थीं। फिर हमारा घर पानीपत का मैदान बन जाता था। आसपास के लोग छतों पर खड़े होकर सास बहू की लड़ाई का ऐसा मज़ा लेते जैसे किसी थिएटर में कोई फिल्म चल रही हो। मैं इन सब झगड़ों से तंग आ चुकी थी। दादी माँ को कोसने लगती और कहती, सुरेखा, मैं तो तुम्हें तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। बहुत ऐश कर ली तुमने मेरे बेटी की कमाई पर। फिर मम्मी और दादी में तू मैं शुरू हो जाती तो ख़त्म होने का नाम ही ना लेती। मुझे दादी के ऐश वाली बात पर बहुत हंसी आती। मैंने कभी अपनी माँ को अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्च करते नहीं देखा था। ऐश तो बहुत दूर की बात थी। माँ मेरे पास आई तो मैं उनके आने से चौंक गई। माँ ने अपने दुपट्टे की गांठ खोली और कुछ पैसे निकाल कर कहा कि बेटा, दुकान से 1 किलो चने ले आओ, तुम्हारे पापा बड़े शौक से खाते हैं। मैंने माँ से पैसे लिए और अपना सिर चादर से ढक लिया और बाहर चली गई। मैं यही सोच रही थी कि माँ रोज़ मुझसे चना क्यों मंगवाती हैं जब उन्हें बनाने ही नहीं होते। पता नहीं इन चनों का क्या करती थी। मुझे तो लगता था कि घर के तनावपूर्ण माहौल से दूर करने के लिए वो मुझे बाहर भेजा करती थी ताकि मैं ताज़ा हवा में सांस ले सकूं। मेरी माँ एक साधारण महिला थीं, सारा दिन काम में लगी रहतीं, लेकिन कोई भी उनसे खुश नहीं होता था। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो पिताजी को बेटा नहीं दे सकी थी। मेरे जन्म के बाद कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हुए कि मेरी माँ दोबारा से माँ नहीं बन पाई, इसलिए मेरे पिताजी मुझे मनहूस कहते थे। मेरे पिताजी एक अजीब किस्म के इंसान थे। वो घर में माँ के साथ ठीक रहते, लेकिन जिस दिन दादी उन्हें बेटे की याद दिलाती तो बड़ा परेशान हो जाते थे। दादी उन्हें कहती, तेरे बाप बाद हमारा ख़ानदान तो ख़त्म ही हो जाएगा। तू कब तक इस औरत के पल्लू से बंधा रहेगा। मैं तो तेरी दूसरी शादी करके ही रहूँगी। पिताजी जब भी दादी के पास से उठकर कमरे में जाते तो माँ को डांटने लगते। पहले तो माँ चुप रहती थी, मगर अब वो भी बोलने लगी थी। इस तरह झगड़ा बढ़ जाता। इस लड़ाई के कारण मैं घोर मानसिक चिंता से ग्रसित हो गई थी। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन मैं कॉलेज से घर वापस आई तो देखा माँ आंगन में फूट फूट कर रो रही थी। मैं थोड़ा सा डर गई। मैंने अपना बैग दरवाजे पर ही फेंक दिया और भागकर माँ के पास आई और बोली, माँ मुझे बताओ क्या हुआ है। वो रोते हुए बोली, मैं मर जाऊँगी, बर्बाद हो जाऊँगी, मेरा कुछ भी नहीं बचा इस दुनिया में। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं बोली, माँ बताएं तो सही क्या हुआ है, पिताजी तो ठीक है ना। माँ ने मुझे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी दादी ने अपनी सहेली की लड़की को बुलाया है। अब तुम्हारे पिताजी उससे शादी करेंगे और हम दोनों को घर से निकाल देंगे। हम दर बदर की ठोकरें खाएंगे। बात तो वास्तव में परेशानी की थी। जब मैंने माँ को समझाया तो वो संभल गई थी। जल्दी से अपने पल्लू से पैसे निकाले और बोली, 1 किलो चने तो ला दे। मुझे माँ की हालत देखकर हंसी आ गई थी। इस समय तो उन्हें खाने पीने का भी होश नहीं था और जब वे समझने की स्थिति में हुई तो उन्हें फिर से चने की पड़ी थी। मैंने कहा, माँ ये चने आप क्या अपनी सौतन के लिए बनाने जा रही हैं। माँ मेरी बातें सुनकर नाराज़ हो गई। मैं हंसते हुए उनसे पैसे लेकर दुकान से चने खरीदने चली गई। मुझे मालूम था कि हर रोज़ की तरह आज भी चने नहीं बनेंगे। कभी कभी मुझे लगता कि माँ रोज़ 1 किलो चने मंगवा कर कहीं जमा तो नहीं करती। फिर मैं खुद ही अपने इस विचार पर हंस देती थी। चने लेकर लौट आई तो दादी की सहेली की लड़की आ चुकी थी। वो मुश्किल से 26-27 की लड़की होगी।
उन्होंने आधुनिक कट के कपड़े पहने हुए थे। उनकी खूबसूरती देखकर मैं उनसे मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकी। मैंने अपनी माँ की ओर अफसोस भरी नज़रों से देखा तो वो पूरी तरह से थक चुकी थीं। पीला चेहरा, 4 साल पुराना पोशाक और मधु के सामने बिल्कुल भी फीकी पड़ चुकी थी। मुझे माँ पर बहुत तरस आया। मैंने पिताजी को देखा तो वो मधु को देख रहे थे। दादी भी बहुत खुश थी। मैं अपनी माँ की हालत समझ सकती थी। हम सब ने साथ में खाना खाया था। दादी सबसे पहले हर चीज़ मधु को परोस रही थी। कुछ देर बाद दादी मधु को उसका कमरा दिखाने के लिए ले गईं। पिताजी भी उनके पीछे जा रहे थे। मेरी माँ और मैं नीचे वाले कमरे में चले गए थे। ऐसा लगता था जैसे हम वहाँ मौजूद ही नहीं थे। मुझे मालूम था आज मेरी माँ रात भर रोती रहेंगी। सुबह हुई तो वो मेरे पास आई और बोली कि आज तुम कॉलेज मत जाना, हम बाज़ार जाएंगे, कुछ ख़रीदारी करनी है। मैं हंसी और बोली, माँ आज आप मधु के डर से ख़रीदारी करने जा रही हो? अगर आप मेरे कहने पर चलती तो ये हालात पैदा ही नहीं होते। माँ उदास हो गई थी। माँ ने पहली बार अपने लिए पिताजी से पैसों की मांग की थी और पिताजी ने भी माँ को अच्छे खासे पैसे दिए थे। पता नहीं पिताजी की मेहरबानी के पीछे माँ की कदर छिपी थी या फिर ये मधु के आने से वो इतने खुश हो गए थे कि उन्हें पैसे की परवाह ही नहीं थी। जो भी था, हम दोनों माँ बेटी बाजार चली गईं। मैंने अपनी माँ को 5 अच्छे जोड़े दिलवाए थे। वापस आते समय माँ ने कपड़े टेलर को दे दिए थे। जब हम घर लौटे तो मेरी दादी अपने कमरे में भगवान के नाम की माला जप रही थीं, जबकि पिताजी मधु के साथ गहरी बातचीत कर रहे थे। ये देखकर माँ की सारी खुशियाँ चकनाचूर हो गई। माँ पैर पटकते हुए कमरे में चली गई थी। पिताजी भी माँ के पीछे पीछे चले गए। मैं मधु के बगल में बैठकर फैशन और मेकअप की बातें करने लगी। मेरी माँ मुझे अक्सर कहती थी कि मैं मधु को अपनी बातों में बिजी रखूं ताकि वो मेरे पिताजी के पास ना बैठा करें। घर में अजीब सा तनाव था। दादी मधु को पिताजी के करीब लाने के बहाने ढूंढती थी, जबकि मधु तो खुद पिताजी के पीछे पीछे रहती थी। इधर मेरी माँ काम करती रहती। पिताजी मौजी से थे। मैंने देखा था कि मधु की इतनी खूबसूरती के बावजूद पिताजी उनसे कम ही बातचीत करते थे। माँ भी अब नए कपड़े पहनती, रोज़ाना कंघी करती, क्रीम लगाती। एक दिन हम सब साथ में खाना खा रहे थे, तभी दादी ने मुझे कहा, विद्या, खाना खाने के बाद सामने की दुकान से 1 किलो चना ले आना, तुम्हारे पापा बड़े शौक से खाते हैं। मैंने दादी की तरफ आश्चर्य से देखा और बोली, दादी क्या आप भी माँ वाला कारोबार शुरू कर रही हैं? पिताजी ने कहा, क्या मतलब? मैं सारी बात बताने वाली थी। मतलब माँ, मुझे भी दुकान पर। मैंने बात करते करते अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ ने ना में सर हिला रही थी। उनकी आंखें भी डरी हुई लग रही थी। मुझे लगा मुझे अपनी माँ की बातों को सबके सामने नहीं बताना चाहिए, इसलिए मैंने बात बदल डाली। जब भी मुझे दुकान पर भेजकर कुछ सामान मंगाती हैं तो मुझे पैसे देती हैं, हुआ ना कारोबार? पिताजी हंस पड़े थे। खैर, उस दिन जब दादी ने चने मंगवाए थे तो उस दिन हमारे घर में सच में चने बने थे, जो मैंने बड़े मज़े से खाए थे। कई दिन चैन से बीत गए, लेकिन दादी का दिमाग फिर से घूमने लगा था। वो उठते बैठते पिताजी को याद दिलाती थीं कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, हमारा ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा। दादी माँ को कभी कभी डांटती थीं। अब वो स्पष्ट शब्दों में पिताजी से कहती थीं, अगर तुम कहो मधु के साथ तुम्हारी शादी करा के तुम्हारा घर आबाद कर दूं। पिताजी ने कहा, मेरा घर तो पहले से ही आबाद है। एक दिन कॉलेज से वापस आई तो कमरे में माँ को अंधेरा करके लेटे हुए देखा तो वो बहुत रो रही थी। मैं घबरा गई। मैंने माँ के गले लग कर उन्हें चुप कराया, उन्हें तसल्ली दी। मुझे सारी बातें पता थी कि क्या हुआ होगा। माँ बोली, विद्या, तुम दुकान से मुझे 1 किलो चने ला के दे दो। वो मुझसे ही चने मंगवाती थीं, वो भी आदेश देकर, और चने वाली बात को सबसे छुपा कर रखी थी। मुझसे कहती, कॉलेज वाला बैग लेकर जाओ, उसमें चने छुपा कर ले आना। फिर उन्होंने बताया, तुम्हारी दादी ने मुझे तुम्हारे पिताजी के कमरे को छोड़कर तुम्हारे कमरे में जाने के लिए कहा है। मैं तुम्हारे पिता की राय पूछूंगी कि वे क्या कहते हैं। अगर कहेंगे कि तुम माँ की बात मान लो तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। मैं अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत डर गई थी, क्योंकि अगर माँ जो एक बात ठान लेती तो करके ही दम लेती थीं। खैर, पिताजी शाम को लौटे तो वो बरामदे में बैठकर मधु से पूरे 2 घंटे बातें कर रहे थे। पिताजी के चेहरे पर गुलाब खिल रहे थे। मैं सोचती कि काश पिताजी इसी तरह माँ से भी प्यारी बातें किया करते। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि पता नहीं आज पिताजी माँ की किस्मत का क्या फैसला करेंगे। थोड़ी देर हो चुकी थी कि माँ मेरे पास आई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं सब समझ गई थी। मैं बोली, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मुझे इस घर में नहीं रहना।
मैंने अपना फैसला सुना दिया था। फिर मेरी माँ मुझसे अलग होकर बोली, अरे पगली, आज तेरे पिताजी ने मेरा मान रख लिया है। उन्होंने मुझे मेरी नज़रों में विश्वास जताया है। जब मैंने उन्हें तुम्हारी दादी की बात बताई तो वो बोले, माँ का दिमाग ख़राब हो गया है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं खुशी से उछल पड़ी थी। मेरे दिल का मानो सुकून मिल गया था। लेकिन ये खुशी भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद दादी ने फिर एक जंग छेड़ दी थी। दूसरी ओर माँ टेंशन के मारे सूख कर काटा होती जा रही थी। मधु दादी से कह रही थी कि आखिर कब तक मैं हाँ के इंतज़ार में बैठी रहूंगी। मधु की बात सुनकर दादी बहुत चिंतित हो गई थी और इसलिए वो माँ की दुश्मन बन चुकी थी। उस दिन रविवार था, मैं घर पर ही थी। दादी माँ के साथ सुबह से लड़ रही थी। माँ अपना काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर लेट गई। पहले तो दादी सिर्फ मुंह से धमकी दे रही थी कि विनय का कमरा खाली कर दो। जब माँ ने कुछ नहीं कहा तो दादी कमरे में आ गई और माँ का सामान कमरे से बाहर फेंकने लगी थी। अब मेरे संयम का बांध टूट चुका था। मैं माँ के कमरे में गई और माँ पर ही गुस्सा करने लगी। आप उनको उनके दायरे में क्यों नहीं रखती माँ? माँ ने मुझे कहा, मैं सब संभाल लूँगी, तुम बस मुझे 1 किलो चने लाकर दे दो। मैं वहाँ से उठी, चादर ओढ़ी और चने लेने के लिए निकल पड़ी। आज चने का थैला लेकर बैग में डालने लगी तो लगा बैग फट गया है। लगभग आधे रास्ते में मुझे बैग में कुछ उछलता हुआ महसूस हुआ। मुझे डर लगने लगा। जब मैंने बैग खोला तो उसमें एक परिंदा मरा पड़ा था। मेरे रोए खड़े हो गए। मैंने उस परिंदे को सड़क पर फेंक दिया था। फिर मैं पिताजी के स्टोर चली गई। पिताजी का स्टोर घर के पास ही था। उन्हीं के साथ घर वापस आ गई। जब हम घर पहुंचे तो माँ घर के बाहर खड़ी रो रही थी। मैं डर गई कि पता नहीं क्या हुआ है। पिताजी ने आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लिया। पिताजी हम दोनों माँ बेटी का हाथ पकड़कर घर में दाखिल हो गए। दादी भूखी शेरनी बनी हुई थी। वो चिल्लाने लगी, विनय, सुरेखा को अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। उसने तुम्हारी माँ की बेइज्जती की है। दादी की बातें सुनकर पिताजी बोले, माँ मुझे लगता है शुरुआत आपने ही की होगी। पिताजी की बात सुनकर तो दादी का पारा ही चढ़ गया। वो गुस्से से बोली, मैंने इससे सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारा कमरा खाली कर दे। ये कमरा मुझे मधु के लिए सेट करना है। तुम दोनों की कल शादी है। पिताजी हंस पड़े और बोले, बस कर दो माँ, बस कर दो आप। फिर मधु से बोले, देखो मधु, आप इस घर में मेहमान हैं। आपके साथ अच्छा वक्त गुजरा, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब ये मेरी मजबूरी बन गई है कि मैं आपसे कहूँ कि अब आप हमारे घर से वापस अपने घर जा सकती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आपकी वजह से हमारे घर का माहौल ख़राब हो। दादी चिल्लाने लगी, विनय, तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया है ना? मधु तुम्हें वारिस देगी और तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी ने कहा, माँ, अगर भगवान को हमें वारिस देना होगा तो सुरेखा से ही दे देगा। माँ, आज मैं आपसे एक बात बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप इस घर की मालकिन हो। इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ आप ही का है। आप यहाँ रानी बनकर रहें। मैं और मेरी पत्नी और बेटी आपकी सेवा करेंगे। लेकिन आज के बाद यदि आपने हम लोगों से झगड़ा करने की कोशिश की तो हम तीनों इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। उस दिन ही मधु अपने घर चली गई। दादी ने विरोध में खुद को कमरे में बंद कर लिया था, जबकि मैं पिताजी से शिकायत के बिना नहीं रह पाई। मैंने कहा, पिताजी, आपने मुझे और मेरी माँ को बहुत तकलीफ़ दी है। काश आपने हमें शुरू से ही प्यार और सम्मान दिया होता। पिताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ मेरे लिए बहुत अहम है, लेकिन मैं अपनी माँ के आगे मजबूर था। मेरी माँ बहुत सख्त स्वभाव की मालिक है। मैंने हमेशा तुम दोनों को उनके गुस्से से बचाने की कोशिश की है। माँ को जब गुस्सा आता था तो मैं तुम दोनों पर गुस्सा करता था, ताकि माँ मेरे गुस्से को देखकर अपना गुस्सा भूल जाएं और अपना गुस्सा तुम दोनों पर ना निकालें। पिताजी की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने कहा, पिताजी, आपके गुस्से का कारण आज मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ। आप हमें दादी के गुस्से से तब भी इस तरह भी बचा सकते थे जिस तरह आज बचाया है। इस तरह कम से कम मैं और मेरी माँ शांति भरा जीवन तो गुजार लेते। पिताजी शर्मिंदा हो गए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने हमारी रक्षा के लिए गलत रास्ता चुना था। उन्हें बहुत पहले अपनी माँ को रोक लेना चाहिए था। मैं पिताजी के गले लग गई। मेरी माँ बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि भगवान ने उनके पति के उनके दिल लिए प्यार डाला था। घर की स्थिति में अब काफ़ी सुधार आ गया था। पिताजी भी अब हमें घुमाने के लिए लेके जाते थे। एक दिन घर में कोई नहीं था तो मैंने माँ से पूछा, माँ, आप हर दिन मुझसे चने क्यों मंगवाती थी? उस दिन चने में एक परिंदा मरा पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं बहुत डर गई। इतना तो मैं जानती हूँ कि दुकानदार से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती कि वो चने के बदले चिड़िया दे दे। इसमें ज़रूर कोई राज छिपा है। आप मुझे बताइए, वो परिंदा वहाँ क्या कर रहा था? माँ बहुत डर गई थी, लेकिन उनके पास अब सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था।
वो बोली, जिस दुकानदार से तुम चने लेकर आती थी ना, उसके पड़ोस में एक बाबा जी रहते हैं जो ताबीज़ गंडे का काम करते हैं। मैंने उस दुकानदार से कहा था कि मेरे लिए भी एक ले लिया करे। उसने बताया कि बाबा 40 दिन तक 1 किलो चने के ऊपर मंत्र का प्रयोग करके देंगे जो छत पर जाकर परिंदों को डालने हैं, और आखिरी दिन वो मंत्र का प्रयोग किया हुआ मुर्दा परिंदा देंगे जो सास को खिलाना होगा। इससे मेरी सास की ज़ुबान बंद हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन बेटा, तुमने वो परिंदा तो रास्ते में फेंक दिया था, नहीं तो मेरे 40 दिन पूरे हो जाते और मेरे हालात और बेहतर हो जाते। इसलिए मैं तुम्हें दुकान पे चने के लिए लेने के लिए भेज देती थी। देखो ना, उस ताबीज़ की कृपा से सब कुछ कैसे ठीक हो गया। तुम्हारे पिता का भी हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने मेरा साथ दिया। अपनी माँ की मासूम सी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा रही थी, लेकिन मेरा सारा शरीर जादू की बात सुनकर काँप उठा था। मैं चादर ओढ़कर उस दुकानदार के पास चली गई थी। मैंने उसे खूब खरी खोटी सुना दी और उससे कहा, तुम्हें डूब मरना चाहिए। तुम लोगों को तबाही के रास्ते पर डालते हो, काला जादू करवा के देते हो। तो वो बोला, हम सीधे साधे बंदे हैं जी, प्यार बांटते हैं। मैंने आपकी माँ को कोई काला जादू करके नहीं दिया, हम तो अच्छे कामों में हाथ बटाते हैं। मैं तो खुद उनके मुंह से काले जादू का सुनकर परेशान हो गया था जब उन्होंने मुझसे कहा था करवाने को। फिर मैंने तो उन्हें सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पति अपनी सास से 40 दिन तक लड़ना नहीं है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, अगर कोई औरत 40 दिन तक अपने घर वालों से नहीं लड़े